जब बर्फ गिरती है तो वह अपने साथ एक शांति लेकर आती है जो धीमे मंद स्वरों में गाती है। गिरती हुई बर्फ को देखते हुए सभी प्राणी अपनी जगह सिमट जाते हैं। वह सब पर छा जाती है। सब कुछ वही बन जाता है, सफेद। पृथ्वी की सतह के तापमान को नियंत्रित रखने के लिए मौसमी हिमाच्छादन आवश्यक है। अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद पृथ्वी पर बर्फ और हिम का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है हिमालय। ये पर्वतमालाएं नदियों, जंगलों और असंख्य जीवों को आश्रय देती हैं, जिनमें अरबों मनुष्य भी शामिल हैं। हमें ये हिमाच्छादित क्षेत्र सुदूर और पहुंच के बाहर लगते हैं, लेकिन कई विलक्षण और कुछ दुर्लभ प्रजातियां इन्हें अपना घर मानती हैं। मैं बुरांश की छाया में छिपे ऐसे ही एक रहस्यमयी प्राणी की तलाश में हूं। दुर्लभ और प्राचीन, पिशाच जैसे दांतों वाला। वह छिपता है तभी जीता है। दो 2021 के बसंत में महामारी की दूसरी लहर से ठीक पहले हमारी खोज शुरू हुई। कस्तूरी मृग, जिसे स्थानीय तौर पर कस्तूरी के नाम से जाना जाता है, का फिल्मांकन करने के लिए। मेरा उद्देश्य उसके व्यवहार और खतरों को समझना था। कस्तूरी मृग का फिल्मांकन करना किसी भूत का पीछा करने जैसा है। यह इतना दुर्लभ माना जाता है कि हम इसकी एक झलक भी देख पाएंगे या नहीं, इसके बारे में हम अनिश्चित थे। व्यवहार तो बहुत दूर की बात है। हालांकि इस अनिश्चितता में एक उत्सुकता थी जिसे पूरी टीम महसूस कर रही थी। दो 2021 सभी के लिए एक कठिन वर्ष था। जब मानव जगत महामारी से जूझ रहा था, तभी उत्तराखंड के जंगल उच्च तापमान और अत्यल्प वर्षा के कारण लगातार झुलस रहे थे। इससे आदर्श फिल्मांकन स्थितियां लगभग असंभव हो गई थी। इस अनिश्चितता के बीच भी कहीं न कहीं एक अवसर जरूर मिलेगा, यही हमारी एकमात्र उम्मीद थी। बाय। हम उत्तराखंड में कुमाऊं की पहाड़ी घास भूमि में 12,000 फीट की ऊंचाई पर जा रहे थे। बौने बुरांश के तले सूरज से छिपी बर्फ की आखिरी परत पिघल रही है। जीवन के सभी रूप वसंतोत्सव का आनंद ले रहे हैं। डेजर्ट व्हीटियर लंबी दूरी के प्रवासी हैं जो कुमाऊं की पहाड़ी घास भूमि में आए हैं। स्थानीय तौर पर बुग्याल कहे जाने वाले ये घास के मैदान हिमालयी इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण अंग हैं। स्थानीय जड़ी बूटियों
और जंगली फूलों के ये भंडार शाकाहारी प्राणियों के चारगाह हैं। और वही शाकाहारी प्राणी शिकारियों और स्वच्छेकों के लिए अन्न का स्रोत। हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, वनस्पति कम और बौनी होती जाती है। हिमालयी कस्तूरी मृग का पसंदीदा निवास स्थान यह संकरी खड़ी पर्वतमाला है, जो समुद्र तल से लगभग 9 से 13,000 फीट के बीच है। वसंत के दृश्यों ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। पुराश की लालिमा ओढ़ी पहाड़ियां, झिलमिलाते मोनाल, चंचल पाइका, आसमान में मंडराते शिकारी और दूर चरते घुरल, लेकिन कस्तूरी का कोई नामो निशान नहीं। रातें बेहतर दिन का वादा लेकर आती हैं और दिन प्रतिदिन हमारी खोज जारी रहती है। कस्तूरी के बारे में हमने तो सुना है, पर अब मतलब देखा भी कम ही है। जितना सुना है वो है कि मतलब कस्तूरी का जो कस्तूरी होता है वो नाभि में होता है, वो उसी के कारण उसका शिकार भी होता है। नर कस्तूरी मृग के पेट की थैलीनुमा त्वचा के नीचे पाउडर जैसा पदार्थ होता है, जिसके लिए हजारों सालों से उसका शिकार होता आ रहा है। सभी सभ्यताओं में अपनी खुशबू के लिए मशहूर यह पाउडर फैशन, औषधि या कामोत्तेजक के रूप में ऊंचे दामों पर बिकता है। कुछ लोग कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत सोने के लगभग 4 गुना है। शिकारी अक्सर नर और मादा के बीच फर्क नहीं पहचान पाते। परिणाम स्वरूप सभी कस्तूरी मृगों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। इस बीच हमारी खोज जारी रही। हम निकलने ही वाले थे कि वह सामने आ गया। जीवित मिथक बन चुका वह प्राणी हमारे सामने वाली ढलान पर बुराश की झाड़ी में घूम रहा था। एक अकेला हिमालयी कस्तूरी मृग, बाहर निकलते हुए बड़े दांत वाला नर, अपनी गंध छोड़ रहा है, शायद मादा को अपनी उपस्थिति से अवगत कराने के लिए। कई दिनों की खोज के बाद आखिरकार कस्तूरी को कैमरे में कैद कर पाने से हम सभी को राहत मिली। प्राचीन काल का ये प्राणी सही मायने में हिरण नहीं है। मॉस्कीडे एक स्वतंत्र कुल है, जिसके जीवाश्म 2.5 करोड़ वर्ष से भी अधिक प्राचीन हैं। आधुनिक मनुष्य का आगमन मात्र 30 लाख वर्ष पुराना है। कस्तूरी मृग एक ही जगह शौच करते हैं। यही जगह सूचना और संचार केंद्र के रूप में भी काम करती है। कस्तूरी मृग खाने में नखरेबाज होते हैं। ये थोड़े पत्ते, फूल और घास चबाता है और साथ ही बुराश की पत्तियां और भोजपात्र की छाल का नियमित सेवन करता है। लेकिन जब सब कुछ बर्फ तले दब जाता है, तब ये बस काई और लाइकेन पर जीवित रहता है।
कवक और शैवाल का मिश्रण लाइकन कड़ी सर्दियों में प्राणियों के लिए एक पोषण का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। तापमान 0 से नीचे होने पर भी ये बौने बुरांश पर चढ़ सकते हैं और वृक्षों से लटकी लाइकन तक पहुंच सकते हैं। लाइकन का उपयोग मनुष्यों द्वारा भी किया जाता है, खाने, औषधि, रंगों और इत्र में। अति दोहन से ऊपरी इलाकों में ये खाद्य स्रोत नष्ट हो सकते हैं, जिससे मृग को चरने के लिए घाटी के निचले क्षेत्र में आना पड़ सकता है। परिणामत स्वरूप उनके शिकार की संभावना भी बढ़ सकती है। हम भाग्यवान थे जो अगले दिन हमें वे फिर दिखा, जो असल में वहां हमारा आखिरी दिन भी था। हमारी शूटिंग का पहला चरण पूरा हो चुका था और हम सब अगले चरण के लिए बहुत उत्साहित थे। गोरी घाटी में सर्दियां वापस आ गई हैं और हम भी। हिम की सफेद चादर ओढ़े कुमाऊं बेहद खूबसूरत दिखता है। ये परिस्थितियां उस दुर्लभ जीव के लिए आदर्श होती हैं जिसके लिए हम वापस आए हैं। सही कहा, कस्तूरी मृग। और बबलू, क्या हाल है भाई? बढ़िया। हाय अशर, राजू दा। और आप? पप्पू। तो अभी गए थे बीच में आप लोग ऊपर? गए थे। तो बर्फ क्या 4 फुट क्या गिरी पड़ी? ऊपर तो होगा 4। ये मेरा कैमरा वाला बैग ला सर्दियों में ऊंचाई पर शूटिंग करना चुनौतीपूर्ण होता है। शरीर सर्वाइवल मोड में होता है। वे बहुत धीरे प्रतिक्रिया देता है, एक बार में एक ही कदम। मोनाल फीमेल अभी भी उस पेड़ पे ही बैठा है। ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी होने से कुछ पक्षी और प्राणी भोजन तथा आश्रय के लिए नीचे आ गए हैं, लेकिन कस्तूरी मृग नहीं। वह उसी ऊंचाई पर जीता है। उसे देखने के लिए हमें ही ऊपर चढ़ना होगा। पक्षियों के लिए हमें घूमना पड़ता है, यहाँ वहाँ जाना पड़ता है। लेकिन जानवर का क्या है कि वो कभी नहीं लगेगा कि हमें कि कहाँ से आ रहा है या फिर हमको उसका रास्ता पता हो। अगर हमने किसी को बता दिया तो वो मतलब यहाँ किसी को और को बता देंगे तो फिर वो उसका शिकार हो जाएगा, वो उसको मारने के लिए चले जाएंगे लोग। इसके लिए मतलब इस चीज़ को गुप्त ही रखना ज़्यादा बेहतर है। मतलब हमने हमारा सामान कैंप साइट पर रख दिया और अब हम कस्तूरी मृग के आवास की ओर जा रहे हैं। बर्फ से ढके इस विशाल प्रदेश में मार्गदर्शन के लिए हम पूरी तरह से हमारे स्थानीय साथियों पर निर्भर हैं। नहीं, ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं।
ये घोरल है, मूल हिमालय की एक संकट निकट गोजातीय प्रजाति जो केवल हिमालय में ही पाई जाती है। हमें और घुरल दिखे और मोनाल भी, यहां तक कि मकड़ी भी दिखी, लेकिन कस्तूरी के कारनामों का कोई निशान नहीं। बदलता हुआ मौसम हमें वापस जाने की चेतावनी दे रहा था। तभी हमें दूर कुछ धुआंस दिखा जो चिंता का विषय था। कीमती कस्तूरी के लिए शिकारी अक्सर जंगल में आग लगा देते हैं। यह आग उसे बाहर निकलने के लिए या उसका रास्ता बंद करने के लिए लगाई जाती है। हम सोचने लगे कि वह जादुई जीव जिसे हमने वसंत में देखा था क्या अभी भी जीवित होगा या फिर शिकारी उस तक पहुंच चुके होंगे। भारी मन से हमने अपनी खोज जारी रखी। कस्तूरी मृग संध्याचर एवं निशाचर होते हैं, इसलिए इस संध्या समय में उसके सर्वाधिक सक्रिय होने की संभावना है। सुबह सुबह बर्फबारी शुरू हो गई और पूरे दिन जारी रही। जैसे जैसे सर्दियां चढ़ती हैं, बर्फ की चादर बढ़ती है। वह झाड़ियों सहित घास के मैदान को ढक देती है और शाकाहारी प्राणियों के लिए खाद्य स्रोतों को अपनी चपेट में ले लेती है। पूरे दिन की बर्फबारी के बाद अगली सुबह हमने जल्दी शुरुआत की। हमने अपने उपकरण स्थापित किए और एक बार फिर उस मोहक मृग की अंतहीन प्रतीक्षा करने लगे। इस अतिशीत आश्चर्य भूमि में अदृश्य भी सबूत छोड़ देता है। कदम नक्शे बन जाते हैं। एक मोनाल मैदान पार कर गया है। 2 स्तनधारी उसके पास से गुजरे। एक पक्षी ने उड़ान भरी। हर पद चिन्ह हमारी उम्मीद जगाता। क्या ये हमें कस्तूरी मृग तक ले जाएगा? जैसे आप मतलब सुबह निकल रहे हो वहाँ, कुछ ही टाइम के लिए दिखता है वो, फिर छुप जाता है वो। या अगर उससे पता चल जाता है कि कोई उसको देख रहा है तो पहले ही मतलब आता ही नहीं है वो, तो बिल्कुल सावधानी बरतनी चाहिए उसमें। हम सावधान थे, बहुत सावधान। अदृश्य होने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और एक बार फिर उसने हमें दर्शन दिया। दुर्लभ दूसरी बार। वो कुछ ऐसे निकला कि मतलब एक छोटा सा चोटी के पीछे से ऐसे बाहर को आया वो, फिर वो अंदर रोडोडेंड्रॉन और 2-4 पेड़ और थे वहाँ पे कुछ, तो उसके अंदर घुस गया वो। फिर वो जैसे हमको देख रहा है, छुप रहा है, फिर निकल रहा है कि चले गए या नहीं चले गए। तो इस टाइप से उसका शायद एक आदत होगा। पिछली बार की तरह बड़े दांत वाला नर। 14 से 15 किलो वजन वाला ये प्राणी हल्का होता है और इसके खुर नरम बर्फ पर चलने के लिए बने होते हैं। पूरी टीम ने वसंत ऋतु सी शांति महसूस की।
कस्तूरी मृग के बारे में अभी और बहुत कुछ जानना बाकी है। ये क्षणिक मुलाकातें क्या ही सिखा सकती हैं। हम उसके व्यवहार का अच्छी तरह से फिल्मांकन नहीं कर पाए, लेकिन उसकी केवल एक झलक ने हमें वापस आने तथा उसे और अच्छी तरह से समझने के लिए प्रेरित किया है। वापस जाते समय मैं सोच रही थी कि कैसे वसंत और सर्दी दोनों ऋतुओं में हमने उसे लगभग एक ही जगह पाया और कैसे दोनों बार हमें वो 2 दिन दिखा। क्या उसे पता था कि हम वहां हैं? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें उम्मीद है कि जो कस्तूरी मृग हमने सर्दियों में देखा वह वही था जो हमने बसंत में भी देखा था। वह सर्दियों तक जीवित रहा था। और यदि संभव होता तो मैं उसे बता देती कि यह बस शुरुआत है, मैं फिर उससे फिल्माने वापस आऊंगी। तब तक के लिए अलविदा।